हमारा सफर शुरू हो गया था। डूबते हुए सूरज की किरणों ने रेगिस्तान में दूर तक नारंगी रंग बखेर दिया था। सूरज हमारी पुश्त की तरफ था। हम मशरिक की समत चल रहे थे। हमारे तवील साए हमारे सामने से आगे मुतहर्रिक थे। यूं महसूस होता था जैसे हमसे ज्यादा उन्हें मंजिल मकसूद पर पहुंचने की जल्दी हो। हम बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहे थे। रेत के इस तूफान में तेज चलना मुमकिन भी नहीं था। हमें एक एक कदम उठाने के लिए मेहनत करना पड़ रही थी। रेगिस्तान में हल्की हवा चल रही थी जो अपने साथ रेत के जर्रात उड़ाए लिए फिर रही थी। हवा में अच्छी खासी तमाज़त मौजूद थी। रेत पर सुस्त रफ्तारी से सफर के दौरान मेरा ज़हन तफक्कुरात की आमाजगाह बना हुआ था। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे ऑलिव हावर्ड की थी। वो उम्र की उस मंजिल पर था जहां ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत करना मुमकिन नहीं रहता। मैं जानता था कि अगर जल्दी ही हम किसी आबादी तक पहुंचने में कामयाब न हुए तो ऑलिव हावर्ड ढेर हो जाएगा। वो मेरा जानी दुश्मन सही, मगर उस वक्त मैं उसे अपनी जिम्मेदारी तसव्वुर कर रहा था। हमारा सफर खामोशी से जारी था। कुछ देर बाद सूरज गुरूब हो गया। मुझे शदीद प्यास लग रही थी। मुझे यकीन था कि ऑलिव हावर्ड को भी प्यास सता रही होगी, मगर उसने अभी तक तो सब्र और ज़ब्त का मुजाहिरा किया था और कोई हर्फ शिकायत जबान पर नहीं लाया था। सूरज गुरूब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर मौसम की शिद्दत में कमी होना शुरू हो गई। हवा खुशगवार हो गई थी और रेत की तपिश भी दम तोड़ गई थी। ऑलिव हावर्ड ने रुक कर कहा, अब तो जूते उतारे जा सकते हैं। मैं भी रुक गया, कहा हाँ, अब मौसम इस काबिल हो गया है। और हम दोनों ने अपने जूते उतार कर पैराशूटों के बंडलों के साथ बांध लिए। मोजे कोट की जेबों में पहुंच गए। ऑलिव हावर्ड ने रेत पर बैठते हुए कहा, कितना खुशगवार मौसम है, किस कदर सुकून है यहाँ। जी चाहता है कि सारे बखेड़े से छुटकारा हासिल करके बकिया जिंदगी यहीं बसर कर दूं। मैंने तंबीही लहजे में कहा, उठो ऑलिव हावर्ड, उठो, किसी महफूज मकाम तक पहुंचने की कोशिश करो, वरना कल तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें एक ही दिन में बसर करके रख देगी। ऑलिव हावर्ड खौफजदा से अंदाज में हंसा, बोला, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा, तुम्हारे ही भले की बात कर रहा हूँ ऑलिव हावर्ड, वरना जी तो मेरा भी चाह रहा है कि यहीं रह पड़ूं। वो बोला, शहर की जिंदगी में किस कदर हंगामा, कितना शोरगुल होता है और यहाँ ऐसा मालूम होता है जैसे सारी कायनात साकिन हो गई हो। मैंने हैरत से ऑलिव हावर्ड को देखा। यकीन नहीं आ रहा था कि उस जैसा सफाक सिफत शख्स ऐसी जमालियाती हिस्स भी रखता होगा। लेकिन फौरन ही मेरी समझ में वो वजह भी आ गई जिसके तहत वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा था। वो थक गया था और अपनी थकन छुपाने के लिए ऐसी गुफ्तगू कर रहा था ताकि वो मेरी तवज्जो मबसूल करा के कुछ देर सस्ता सके। ये उसकी शख्सियत का असल रूप था। वो एक शातिर शख्स था और ये नामुमकिन था कि वो किसी भी मौके पर अपनी फितरत का मुजाहिरा करने से बाज रहे। उसके बारे में कभी कभी तो मुझे ये गुमान गुजरने लगता कि अगर उसका बस चला तो वो मौत के फरिश्ते को भी कम से कम एक बार तो जरूर जुल देने की कोशिश करेगा। मैंने संजीदगी से कहा, तुम वाकई ठीक कह रहे हो ऑलिव हावर्ड। मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि जिंदगी के हंगामों से थक जाने के बाद तुम्हें यहाँ कितना सुकून मिल रहा होगा, लेकिन मुझे अभी बहुत से हंगामे बर्पा करने हैं, लिहाजा तुम यहाँ सुकून समेटो। मैं तो चला और मैं उठ कर चल पड़ा। ऑलिव हावर्ड बौखला कर बोला, अरे सुनो तो सही, ठहरो, मैं भी चल रहा हूँ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, इतनी जल्दी इरादा मुलतवी कर दिया ऑलिव हावर्ड। वो बोला, मेरा कोई वाकई यहाँ रह पड़ने का इरादा तो नहीं था, मैं तो बस अपने महसूसात की बात कर रहा था। मैंने कहा, जिंदगी बखैर रही तो कल दिन में तुमसे तुम्हारे महसूसात पूछूंगा। ऑलिव हावर्ड ने मेरे साथ चलते हुए पूछा, कल दिन में क्या होगा। थकन ने उसकी अक्ल खप्त कर दी थी। मैंने कहा, सूरज आग बरसा रहा होगा, रेत जलते तवे की तरह तप रही होगी और गर्म हवा के भपके तुम्हारी खाल झुलसाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऑलिव हावर्ड ने एक ठंडी सांस ली, बोला, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, और ये जो इस वक्त तुम ठंडी सांसें ले रहे हो, उस वक्त ये भी गर्म हो चुकी होंगी। ऑलिव हावर्ड ने खासे सहमे हुए अंदाज में कहा, तुम इतनी खौफनाक बातें क्यों कर रहे हो। मैंने कहा, ताकि तुम ज़हनी तौर पर हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहो। हावर्ड बोला, मैं खूब जानता हूँ कि रेगिस्तानों में कैसे हालात से दो चार होना पड़ता है। बार बार मुझे जताने की कोशिश मत करो। मेरा लहजा भी तल्ख हो गया। मैंने कहा, इसके बावजूद भी कुछ देर कबल तुम बहानेबाजियों से आराम करने की कोशिश कर रहे थे। वो अचानक ही नरम पड़ गया। बोला, अगर हम चंद लम्हे आराम कर लेते तो क्या फर्क पड़ता। मैंने कहा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त चंद लम्हों का आराम कल हमें बहुत महंगा पड़ेगा। वो बोला, उम्र की जिस मंजिल में मैं हूँ, जब तुम उस मंजिल को पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा। मैंने कहा, ये बात करने से बेहतर है कि रिटायरमेंट ले लो, किसी ने तुम्हें काम करने के लिए मजबूर तो नहीं किया। हावर्ड बोला, अब मुझे इतना भी गया गुजरा मत समझो, इस आलम में भी मैं हजारों से बेहतर हूँ। मैंने कहा, मैं इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन याद रखो कि हर मकाम पर सिर्फ चालाकी ही काम नहीं आती, कहीं कहीं वाकई मुशक्कत भी करना पड़ती है। तुम अपनी फितरी मक्कारी से काम लेकर मुझे तो धोखा दे सकते हो, लेकिन इस सहरा पर तुम्हारी कोई चाल कारगर नहीं हो सकेगी। ऑलिव हावर्ड ने कोई जवाब न दिया।
खामोशी से चलता रहा। चंद लम्हों तक उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उससे कहा, अभी तो ये पहला मरहला है ऑलिव हार्वर्ड। अभी हमारी जिस्मानी तवानाइयां बड़ी हद तक बहाल हैं। तुमने अभी से हिम्मत हार दी तो बाद में क्या होगा। मुझे एहसास है कि तवील अरसे तक तुमने खुद को जहनी जिद्दोजहद तक महदूद कर रखा है, इसलिए भी तुम मेहनत और मुशक्कत के आदी नहीं रहे। लेकिन मौजूदा हंगामी हालत में तुम्हें खुद पर जबर करना ही पड़ेगा। हार्वर्ड बोला, तुम्हारी बात दिल को लगती है ली। यहाँ से वापस जाकर मैं रिटायरमेंट लेने के बारे में संजीदगी से गौर करूंगा। मैंने कहा, यह तुम्हारा अपना दर्द सर है कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हिम्मत ना हारो। हार्वर्ड बोला, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि एक एजेंट को जहनी और जिस्मानी दोनों एतबार से चाको चौबंद होना चाहिए। मैं या तो इस काम से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा या फिर खुद को सिर्फ फाइलों तक महदूद कर लूंगा। जिस्मानी तौर पर मैं वाकई फिट नहीं रहा। मैंने कहा, अभी इस बारे में कुछ न सोचो तो बेहतर है। ऑलिव हार्वर्ड हैरान होकर बोला, क्यों, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा, इस वक्त तुम्हारी जहनी कैफियत मामूल पर नहीं है। तुम डिप्रेशन का शिकार हो। ये बातें उस वक्त सोचना जब तुम हर तरह से नॉर्मल हो जाओ। मुझे यकीन है कि उस वक्त तुम बरक्स फैसला करोगे। हार्वर्ड बोला, ये तजुर्बा इतना तल्ख है कि मेरा ख्याल है इसके बाद मैं कोई मुख्तलिफ फैसला नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा, ये माहौल देख रहे हो ऑलिव हार्वर्ड, मलगजा अंधेरा, अताह सन्नाटा, खुशगवार हवा और सरसराहट पैदा करके उड़ती हुई रेत, कैसा जादुई माहौल है। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, हाँ, ये बड़ा सुहाना माहौल है और इसमें बड़ी कशिश है। मैंने कहा, ये बड़ा मशहूर कुन माहौल है ऑलिव हार्वर्ड, और अगर आदमी जरा भी कमजोरी का मुजाहरा करे तो ये माहौल आदमी पर सहर तारी कर देता है। हार्वर्ड ने उलझे हुए अंदाज में पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, किसी सहरज़दा आदमी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बोला, शायद तुम मेरे लिए कह रहे हो। मैंने कहा, हाँ ऑलिव हार्वर्ड, इस तिलिस्मी माहौल ने तुम्हें असीर कर लिया है और तुम खराफात बकने लगे हो। अगर अभी से ये हाल है तो खुदा जाने कल दिन में तुम्हारी क्या कैफियत होगी। खुद को संभालो ऑलिव हार्वर्ड, हमें बहुत तवील सफर करना है। हार्वर्ड ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम मेरा मजे का उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि सहरा में सफर करने का ये मेरे लिए पहला मौका नहीं। मैंने कहा, अगर तुम ये कहो कि तुम पहली बार सहरा में सफर कर रहे हो तब भी मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा। तुम जैसे मुहिम जूझ शख्स के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि उसका वास्ता सहरा से न पड़ा हो। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि तुम सहरा से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं। हार्वर्ड बोला, ये कहकर तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मैंने कहा, हरगिज नहीं ऑलिव हार्वर्ड, मैं भला तुम्हारी तौहीन क्यों करने लगा। मैं तो हकीकत का इजहार कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो चलो ये बता दो कि शराब की कितनी किस्में होती हैं। हार्वर्ड ने मुतहय्यराना लहजे में कहा, शराब की किस्में? इसकी कोई किस्म नहीं होती, वो तो एक ही किस्म का होता है जिससे सब वाकिफ हैं। मैंने कहा, इसके अलावा एक और भी शराब होता है ऑलिव हार्वर्ड, और ये वो शराब है जो आदमी के ख्यालात पर असरअंदाज होता है। उसे ये नहीं मालूम होने पाता कि जो कुछ वो सोच रहा है आया वही सोचना चाहता है या उसके अज़ाइम कुछ और हैं। शराब की इस किस्म का ताल्लुक रेगिस्तानों के रात के माहौल से होता है। गालिबन किसी भी मुसन्निफ ने अपने ऐसे तजुर्बात का खुसूसी जिक्र नहीं किया, इसलिए लोग इससे नावाकिफ हैं। वो बोला, तुम ब्लफ कर रहे हो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो किसी न किसी ने तो जरूर उसका जिक्र किया होता। मैंने कहा, अगर तुम नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर रेगिस्तान से सही सालिम वापसी के बाद तुम अपनी रिटायरमेंट वाले फैसले से दस्तबरदार हो गए तो फिर तो तुम मेरी बात तस्लीम कर लोगे या फिर भी मुझे गलत समझने पर ही मुसर रहोगे। हार्वर्ड ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन मुझे हैरत है कि ये बात तुम्हारे तजुर्बे में कैसे आ गई। मैंने कहा, पाकिस्तान में एक सूबा है जिसे सिंध कहते हैं। ऑलिव हार्वर्ड ने मेरी बात काट दी। बोला, मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। मैंने कहा, सिंध के दारुल हुकूमत का नाम कराची है। हार्वर्ड बोला, ओ हाँ, कराची से तो मैं वाकिफ हूँ, एक बार वहाँ जा भी चुका हूँ। खूबसूरत शहर है। मैं वहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहरा था। मैंने कहा, मैं तुम्हें बता रहा था कि सिंध एक सहराई इलाका है और सहरा से मुतल्लिक जो बात मैंने तुम्हें बताई है वो वहाँ के मकामी लोगों की एक रिवायत है। क्योंकि ये बात पहले से मेरे इल्म में थी, लिहाजा मैंने इसका तजुर्बा किया और इसे 100% दुरुस्त पाया। रेगिस्तान रात में भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितने के दिन में, बल्कि रात में तो मेरे ख्याल में उनकी खौफनाकी ज्यादा ही बढ़ जाती है, इसलिए कि रात में गैर महसूस तरीके पर वो हमारे आसाब और ख्यालात पर असरअंदाज होते हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि खुद को संभालो और ज्यादा सोचने से गुरेज करो। ऑलिव हार्वर्ड बड़बड़ा कर चुप हो गया। बोला, हैरत है। उसके बाद बड़ी देर तक हम खामोशी से सफर करते रहे। रेगिस्तान पर तारीकी का राज था और हम तारों की छांव में नाक की सीध में आगे बढ़ रहे थे। बहुत देर बाद ऑलिव हार्वर्ड ने पूछा, क्या वक्त हो गया है अली? मैंने कहा, 10 बजने वाले हैं। बोला, गोया हमें चलते हुए 4 घंटे हो चुके हैं।
मैंने कहा हाँ, और इस दौरान हमने 9 मील का फासला तो जरूर तय कर लिया होगा। वो बोला, फजा में खून की कितनी बढ़ गई है। अगर हम मुस्तकिल चल न रहे होते तो शायद ठंड लगने लगती। मैंने कहा, अभी तो खून की और बढ़ेगी ऑलिव हावर्ड। मुमकिन है आधी रात के बाद हमें ठंड लगने लगे। हावर्ड ने मासूमियत से पूछा, तुम्हें भूख नहीं लग रही एली? मैंने कहा, बिल्कुल लग रही है ऑलिव हावर्ड, शायद मुझे तुमसे ज्यादा ही भूख लग रही होगी। हावर्ड बोला, हाँ यकीनन तुम्हें मुझसे ज्यादा ही भूख लग रही होगी, मगर तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त भी तो मुझसे ज्यादा है। मैंने कहा, इस वक्त हम जिस मजबूरी से दो चार हैं उसमें किसी गिले शिकवे की गुंजाइश तो नहीं है। हावर्ड ने कहा, मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा। उसकी आवाज से मुझे अंदाजा हुआ कि थकन उस पर बुरी तरह असरअंदाज होना शुरू हो गई है। बोला, पता नहीं ये लोग भी किस क़िमाश के हैं। हम फरार हो गए और उनके कानों पर जूं तक न रेंगी। मैंने बेसाख्ता कहा, जरूर रेंग रही होगी, वो हमारी नजरों से ओझल हैं, वरना हमें जूं जरूर नजर आती। वो बोला, उन्होंने शायद हमारे फरार को कोई खास अहमियत नहीं दी, वरना हमारा ताक़ुब जरूर करते। मैंने मुतहज्जराना अंदाज में पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी आजादी बुरी लग रही है? वो बोला, इस आजादी से तो कैद ही बेहतर थी, कम से कम लोगों के दरमियान तो थे। जरा देखो तो यहाँ कैसा खौफनाक सन्नाटा मुसल्लत है। मैंने कहा, कुछ ही देर कबल तुम कह रहे थे कि बकिया जिंदगी यहीं गुजारने को जी चाहता है, और अब तुम इस माहौल से निकलकर दुश्मन की कैद में जाना चाह रहे हो। हावर्ड चलते चलते रुक गया। बोला, तुम हर बात में बहस क्यों करने लगते हो? उसके अंदाज से शदीद झल्लाहट जाहिर हो रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर नरमी से कहा, चलते रहो ऑलिव हावर्ड। मुश्किल ये हो गई है कि अब तुम खुद से गिरफ्तार होना चाहो भी तो नहीं हो सकते। हावर्ड गुर्राया, मुझे इस हाल को पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। मैंने मसलहतन नरमी से काम लेते हुए कहा, ये इल्जामात आयद करने का वक्त नहीं है ऑलिव हावर्ड। उसकी हालत खासी खराब थी, वो जिस्मानी मेहनत का जरा भी आदी नहीं रहा था। यही वजह थी कि रेगिस्तान में सिर्फ 10 मील पैदल चलने के बाद उसका जहन उसके काबू से बाहर हो गया। मैंने कहा, खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करो, वरना हम इस सहरा से कभी नहीं निकल सकेंगे। ऑलिव हावर्ड ने अपने लहजे के हिजान पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, रेत पर पैदल चलना आसान काम नहीं है। शहर के पुख्ता रास्तों पर भी 10 मील चलकर आदमी हाँप जाता है, और इस रेत पर 10 मील कम से कम 100 मील के बराबर तो होंगे। यहाँ तो अगर किसी पहलवान को भी इतना चलना पड़े तो वो भी हाँप कर रह जाए। मैंने कहा, तुम आम आदमी की बात कर रहे हो ऑलिव हावर्ड, जबकि हम दोनों में से कोई एक भी आम आदमी नहीं है। हम तो बहुत खास किस्म के लोग हैं जो सिर्फ खास किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। चूंकि हम खास किस्म के लोग हैं, लिहाजा हमें हालात भी खास किस्म के ही दरपेश आते हैं। आम आदमी को इस किस्म के हालात का सामना करना ही नहीं पड़ता। हम तो इतने खास किस्म के लोग हैं ऑलिव हावर्ड के दुनिया का बड़े से बड़ा पहलवान भी हमारा मुकाबला न कर सके। तुमने किसी पहलवान की मिसाल देकर न सिर्फ अपनी बल्कि मेरी भी तौहीन की है। मैं नहीं समझता कि तुम जैसा खास आदमी यूं आम अंदाज में भी सोच सकता होगा। मेरी खास आदमी वाली बात ऑलिव हावर्ड पर असर कर गई। बोला, तुम ठीक कह रहे हो अली। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, जिस किस्म के हालात हमें पेश आते हैं, ऐसे हालात से किसी बड़े से बड़े पहलवान का भी साबिका पड़े तो उसके आसाब जवाब दे जाएं। मैंने कहा, आसाब जवाब नहीं दे जाएंगे बल्कि चटक जाएंगे। मैंने ऑलिव हावर्ड को काबू में रखने के लिए उसे मक्खन लगाया। बल्कि अगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में बयान करनी हो तो यूं कहा जाएगा कि बड़े से बड़े पहलवान को भी वैसे हालात का सामना करना पड़ जाए जैसे हम लोगों को अक्सर दरपेश होते हैं, तो उस पहलवान के आसाब एक जोरदार धमाके के साथ फट जाएं। ऑलिव हावर्ड खुश हो गया। उसकी खुशी का अंदाजा मुझे उसकी आवाज से हुआ जो जिंदगी से भरपूर थी। हालांकि जिस्मानी तौर पर पहलवान हमसे बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं, उसने कहा। मैंने जवाबन कहा, जिस्मानी ताकत और मजबूती और चीज होती है ऑलिव हावर्ड, और मुख्तलिफ किस्म के सख्त हालात का मुकाबला करने की सलाहियत और चीज होती है। उसके लिए आहनी आसाब दरकार होते हैं। तुम भी आहनी आसाब के मालिक हो, मगर तुमने खुद पर जो एहसास तारी कर लिया है वो तुम्हारी आसाबी कुव्वतों में दरारें डाल रहा है। हावर्ड ने चौंक कर कहा, कौन सा एहसास? मैंने कहा, तुमने खुद पर यह एहसास मुसल्लत कर रखा है कि तुम्हारी उम्र ढल रही है और उसके साथ ही तुम्हारे कुव्वा जवाब देते जा रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अगर यही बात होती तो तुम कभी रेत पर 10 मील का सफर इतनी आसानी से तय न कर सकते। वो बोला, मैंने तो खुद पर कोई एहसास मुसल्लत नहीं किया। ढलती हुई उम्र तो एक हकीकत है और मैंने तो सिर्फ। मैंने कहा, नहीं ऑलिव हावर्ड, ये सोच भी गलत है कि तुम्हारी उम्र ढल रही है। तवानाइयों का मंबा तो कुव्वत इरादी हुआ करती है, उम्र जिस्म और ताकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ऑलिव हावर्ड ने कहा, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर तवानाइयों की नई लहर दौड़ा दी हो। मैंने कहा, इसमें भी तुम्हारी शख्सियत का ही कमाल है ऑलिव हावर्ड। यही बातें अगर मैं किसी और शख्स से करता तो हरगिज उस पर असरअंदाज न होती। वो बोला, शुक्रिया अली,
तुम एक ऐसे शख्स हो जिसकी दोस्ती तो खैर बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो वो भी फखरिया अंदाज में तुमसे अपने ताल्लुक का जिक्र कर सकता है। मैंने पूछा, गोया तुम्हें इस बात पर फख्र है कि मेरा तुमसे दुश्मनी का रिश्ता है? हावर्ड बोला, मैं क्यों फख्र न करूं अली, जितनी मुश्किलात तुम मेरे लिए उठा रहे हो उतनी तो कोई दोस्त के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। मैंने कहा, ये बात जहन से निकाल दो ऑलिव हावर्ड कि मैं तुम्हारी वजह से कोई सऊबत बर्दाश्त कर रहा हूँ। हावर्ड ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपना वादा पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं अपना वादा निभाने के लिए यही कुछ करता। हावर्ड बोला, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से कभी कभी मुझे अफसोस होने लगता है कि तुम हम में क्यों शामिल नहीं हो। मैंने मलामत आमेज लहजे में कहा, तुम किसी मौके पर झूठ बोलने से बाज नहीं रह सकते। जब मेरी वजह से तुम्हें कोई हजीमत बर्दाश्त करना पड़ती है, किसी महाज पर मेरी वजह से तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तब तो यकीनन तुम ये बात सोचते होगे, लेकिन किसी और मौके पर यह ख्याल तुम्हारे जहन में नहीं आ सकता। हावर्ड बोला, तुम जो भी समझो, लेकिन हम जौहर शिनास लोग हैं और बासलाहियत लोगों की कदर करना जानते हैं। मैंने कहा, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मुझे बहुत ज्यादा अहमियत दी जाए, ना ही मुझे किसी ओहदे वगैरह की लालच है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे अपनी मर्जी से अपने ज़मीर के मुताबिक काम करने की आज़ादी मिल जाए जो मुझे हासिल है। हावर्ड बोला, उन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है अली, तुम्हारी बेवक्ती देखकर मुझे अफसोस होता है। मैंने बेपरवाही से कहा, होता होगा, और जो लोग आज मेरी कदर नहीं कर रहे एक रोज जरूर करेंगे, तुम देख लेना। ऑलिव हावर्ड खामोश हो गया। अंधेरी रात में हम चलते रहे। ऑलिव हावर्ड के एतमाद में अब खासा इजाफा हो चुका था, लेकिन मैं अब भी उसकी तरफ से तशवीश में मुब्तला था। अगर वो अपनी कुव्वत इरादी के बल पर रात गुजार देता तब भी ये बात यकीनी थी कि कल वो मजीद सफर नहीं कर सकेगा। और उस वक्त खुद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर सुबह तक हम किसी महफूज मकाम तक न पहुंच जाते तो शायद कल का दिन गुजारना मेरे लिए भी मुहाल होता। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी का बगैर कुछ खाए पिए पूरा दिन मुकाबला करना किसी भी आदमी के लिए नामुमकिन था। हम दोनों की जिंदगियां खतरे में थीं और मैं इस खतरे के खिलाफ बरसरे बेकार था। बड़ी देर के बाद ऑलिव हावर्ड ने पूछा, अब क्या वक्त हो गया है अली? मैंने कहा, 11:30 बजे हैं। ऑलिव हावर्ड ने कहा, ये रात तो शैतान की आंत की तरह लंबी हो गई है। उसकी आवाज से नक्काहट टपक रही थी। मैंने कहा, मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोचोगे तो वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरेगा, मत सोचो कि तुम किस सूरत हाल से दो चार हो। हावर्ड बोला, मैंने बड़ी कोशिश की मगर कुछ और सोचा ही नहीं जा रहा, यूं जैसे सुई रिकॉर्ड पर अटक जाती है। मैंने कहा, जो होना है ऑलिव हावर्ड वो तो होकर ही रहेगा, उसके बारे में कबल इस वक्त सोचकर क्यों खुद को परेशान करते हो। फिलहाल सहरा की रात देखो, ऑलिव हावर्ड कितनी हसीन है। कभी शहर में भी आसमान पर इतने सितारे देखे हैं? हावर्ड बोला, मुझे कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि आसमान के सितारे देखने बैठूं। मैंने कहा, मनाजिर फितरत में दिलचस्पी लिया करो ऑलिव हावर्ड, इससे रूह को जिला मिलती है। वो बोला, इस खूनी रेगिस्तान से बचकर निकल गया तो मनाजिर फितरत में दिलचस्पी लेने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा, मैंने कभी आसमान पर इतने सितारे नहीं देखे। ऑलिव हावर्ड, जरा देखो तो कितना खूबसूरत मंजर है। वो बोला, मुझे तो इस मंजर में कोई खास बात नजर नहीं आती, मेरे ख्याल में तो आसमान पर रोज ही इतने सितारे होते होंगे। मैंने कहा, हाँ सितारे तो इतने ही होते हैं मगर नजर नहीं आते। शहर की रोशनियों में इन बेचारों की झिलमिलाहट शहर वालों तक नहीं पहुंच पाती। ऑलिव हावर्ड ने बेजारी से कहा, होता होगा कुछ, मुझे इन फजूलियात से कोई खास दिलचस्पी नहीं। मैंने हैरत आमेज लहजे में कहा, ये फजूलियात हैं? 100 साल से ये नन्हे मुन्ने सितारे यूं ही पलकें झपका रहे हैं। इनकी छांव में हजारों रूमान परवर जोड़ों ने अहदो पैमान किए हैं, क्या तुम्हें इनमें कोई असरार महसूस नहीं होता? हावर्ड बोला, मैं रूमान वगैरह का कायल नहीं हूँ, ये सब फजूल लोगों के धंधे हैं। मैं ऑलिव हावर्ड का ध्यान बटाने के लिए ऊट पटांग गुफ्तगू कर रहा था। मुझे यूं महसूस होने लगा था जैसे मेरी जहनी रौब भी बहकने लगी हो और फिर मुझे खुद पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ती थी। कोई 4 बजे के करीब ऑलिव हावर्ड के कदमों में लड़खड़ाहट पैदा हो गई। इससे पहले भी वो चलते हुए डगमगा रहा था मगर अब लड़खड़ाहट नुमाया हो गई थी। मैं समझ गया कि अब वो मजीद ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए